विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें 7 स्टार चैप्टर चल रहा है हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में काफी कुछ मैं बता चुका हूं। आज हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति यानी रिलीजियस कंडीशंस ऑफ मौर्यन एज, और मौर्य कला यानी द मौर्यन आर्ट। तो जो मौर्यन आर्ट है वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले कर रहे हैं हम लोग मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति यानी रिलीजियस कंडीशंस ऑफ मौर्यन एज। तो मौर्यकाल धार्मिक सहिष्णुता का युग था यानी टॉलरेंस। सहिष्णुता बोलते हैं टॉलरेंस और असहिष्णुता बोलते हैं इनटॉलरेंस। तो लेकिन ये जो था वो टॉलरेंस का युग था यानी धार्मिक सहिष्णुता का युग था। इस समय के शासक स्वयं भिन्न भिन्न धर्म एवं मतों के अनुयायी थे। इस समय के मुख्य धर्म एवं संप्रदाय जो थे वो वैदिक धर्म था यानी ब्राह्मण धर्म, बौद्ध थे, जैन थे, आजीवक। ये 4 मेन है, वैदिक यानी ब्राह्मण धर्म, बौद्ध, जैन, आजीवक। ठीक है, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत अनेक देवी देवताओं यानी बहुदेववादी की पूजा होती थी। मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार भारतीय डायनोसिस यानी शिव और हेराक्लीज यानी कृष्ण की पूजा करते थे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मेगस्थनीज अपनी इंडिका में भगवान शिव के लिए कौन से नाम को लिखता है? आंसर डायनोसिस, डायोनिसस, डायोनिसस। और मेगस्थनीज कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? आंसर हेराक्लीज, हेरा। बल्कि मेगस्थनीज लिखता है कि जो मौर्य सेना थी वो जब चलती थी तो आगे झंडे लेके चलती थी और उस झंडे पर हेराक्लीज के चित्र बने होते थे यानी कृष्ण के चित्र बने होते थे, भगवान कृष्ण के चित्र बने होते थे। इतना समझ में आ गया। कौटिल्य के अनुसार नगर के मध्य में शिव सदन स्थापित होना चाहिए। राज प्रासाद के पास यज्ञशाला यानी इज्या स्थानम स्थापित था। कुछ ब्राह्मण जो वेदों के ज्ञाता थे, वैदिक शिक्षा देते थे तथा बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, इन्हें ब्राह्मण निस्साल कहा गया है। क्या कहा गया है? जो वेदों के ज्ञाता थे, वैदिक शिक्षा देते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, इन्हें ब्राह्मण निस्साल कहा गया है। ऐसे ब्राह्मणों को राज्य द्वारा कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी और ऐसी भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था। क्या कहते थे? यानी करमुक्त भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी गई थी उसको ब्रह्मदेह कहा जाता था। लोग तीर्थ यात्रा भी करते थे। शकुन विचारकों एवं ज्योतिषियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। ब्राह्मणों का एक वर्ग सन्यासियों का था जिन्हें श्रमण कहा गया है। ये कठोर साधना और तपस्या का जीवन जीते थे। यूनानी लेखकों ने भी इनकी प्रशंसा की है। मेगस्थनीज ने मंडनिश नामक एक ऐसे सन्यासी का उल्लेख किया है जिसने अपने ज्ञान से सिकंदर को भी प्रभावित किया था। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन वो भारतीय सन्यासी का नाम बताइए जिसका उल्लेख मेगस्थनीज करता है, जिसने अपने ज्ञान से सिकंदर को क्या कर दिया था? प्रभावित किया था। उसका नाम क्या था? आंसर मंडनिश। क्या नाम था? मंडनिश। बौद्ध धर्म को अशोक का विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण मतानुयायी था परंतु कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध मतानुयायी हो गया। इस काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई यानी अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई जिसका अध्यक्ष मक्खलीपुत्र घोषाल था। जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था। जिसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस था। मौर्य काल में मक्खलीपुत्र घोषाल द्वारा प्रवर्तित आजीवक संप्रदाय को भी मौर्य शासकों अशोक और दशरथ का संरक्षण मिला था और बिंदुसार ने तो आजीवक संप्रदाय को ही मान लिया था बाद में, है ना। इसका फॉलोवर था बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो मक्खलीपुत्र घोषाल हैं और मक्खलीपुत्र घोषाल जो है महावीर स्वामी के मित्र और शिष्य भी हैं। ठीक है, चलो जी। तो अशोक और दशरथ का भी संरक्षण मिला। अशोक ने 12 पहाड़ी पर 3 गुफाओं और अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गुहा विहारों का निर्माण करके आजीवक सन्यासियों को निवास के लिए दान में दिए थे। क्या दिया था? अशोक ने 12 की पहाड़ियों पर 3 गुफाओं का निर्माण कराया और अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर 2 गुहा विहारों का निर्माण कराया और आजीवक सन्यासियों को दान में दे दिया उनके निवास के लिए। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति का संरक्षण मिला। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था परंतु जैन ग्रंथों के अनुसार जब पाटलिपुत्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो उसने दुखी होकर जैन साधु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली। बिंदुसार ब्राह्मण धर्मानुयायी था परंतु आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी
पिंगल वत्स जीव उसके दरबार में निवास करता था। आजीविक संप्रदाय का ज्योतिषी पिंगल वत्स जीव उसके दरबार में निवास करता था। मौर्य शासक जो संप्रति था वो जैन मतानुयायी था। संप्रति किस मत को अनुयायी था? जैन मतानुयायी था। इतना समझ में आ गया? तो इस प्रकार से मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। इसके बाद मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, मौर्य कला यानी तो मौर्यन आर्ट। तो मौर्यकालीन एकात्मकता, आर्थिक समृद्धता और मौर्य शासकों की प्रेरणा ने कला को एक नया आयाम प्रदान किया। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के पश्चात मौर्य काल में भी भारतीय कला के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। मौर्य कला को दो रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, एक हो गया राजकीय कला, दूसरा हो गया लोक कला। राजकीय कला में क्या दिखता है हमें? मौर्य कला में राजप्रासाद दिखते हैं, राजमहल जिनको बोलते हैं, स्तूप दिखते हैं, विहार दिखते हैं, स्तंभ दिखते हैं और गुफाएं दिखती हैं। लोक कला में जो हमें दिखता है वो यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं दिखती हैं और मिट्टी की मूर्तियां दिखती हैं। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं और मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है। तो सबसे पहले राजकीय कला पढ़ते हैं। राजकीय कला जिसको कि दरबारी कला की संज्ञा भी दी गई है। इस कला में राजाओं द्वारा निर्मित राजप्रासाद, प्रस्तर स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार इनको सम्मिलित किया जाता है। राजप्रासाद की बात करें तो राजप्रासाद में मौर्य काल के अधिकांश अवशिष्ट स्मारक अशोक कालीन है। चंद्रगुप्त और बिंदुसार युगीन वास्तुकला का ज्ञान हमें मुख्यतः यूनानी लेखकों के विवरण से प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में दुर्ग एवं राजप्रासाद के जिन लक्षणों का वर्णन मिलता है उसकी पुष्टि यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से भी हो जाती है। स्ट्रैबो पाटलिपुत्र का विवरण करते हुए कहता है कि पोलिब्रो था। अब यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा कि स्ट्रैबो ने पाटलिपुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? आंसर पोलिब्रो था। पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। ये कौन बोल रहा है? स्ट्रैबो बोल रहा है कि पाटलिपुत्र यानी पोलिब्रो था, यानी पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। क्या थी? 80 स्टेडिया लंबाई और 18 स्टेडिया चौड़ाई। इसका आकार समानांतर चतुर्भुज था। समानांतर चतुर्भुज था। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार थी जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। साथ ही चारों ओर 700 फीट गहरी खाई से घिरा था। 700 फीट समझते हैं आप? 70 मंजिल इमारत जितनी होती है, तो 700 फीट चौड़ी खाई से घिरा था। इसी के भीतर चंद्रगुप्त का राजप्रासाद था। इसी के भीतर मतलब खाई से घिरी हुई जो जगह है उसके अंदर राजप्रासाद था, खाई में नहीं था। खाई से घिरा हुआ था चारों ओर से, 700 फीट चौड़ी खाई से घिरा हुआ था। और उस खाई में ऐसा भी हो सकता है कि पानी रहा होगा और मगरमच्छ रखे गए होंगे, है ना, खतरनाक जानवर रखे गए होंगे ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। डीबी स्पूनर ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का उत्खनन कराकर ऐतिहासिक युग के प्रथम विशाल राजप्रासाद और उसके प्रकोटे के अवशेष को प्रकाश में लाए। कुम्भहार से राजप्रासाद का तथा बुलंदी बाग से नगर के प्रकोटे के प्रमाण मिले हैं। अब ये आईएएस का क्वेश्चन है। कुम्भहार जो आंसर आया है ये आईएएस में आया है कि राजप्रासाद कहां से मिला? तो कुम्भहार से मिला। राजमहल जो है, मैंने बताया नहीं आपको, खंबे जो थे वो पत्थर के थे, लेकिन ना छत मिली ना दीवारें मिली, तो बाद में पता चला लकड़ी का महल था। किसका? अब लकड़ी समय के साथ सड़ गई, ठीक है, लेकिन पत्थर रह गए। ये दोनों स्थापत्य लकड़ी से निर्मित थे और आग लगने के कारण नष्ट हो गए थे। किसके कारण? आग लगने के कारण नष्ट हो गए थे। राजप्रासाद में एक सभा मंडप था जिसकी छत और फर्श लकड़ी की बनी थी। छत पाषाण स्तंभों पर टिकी थी। स्तंभ पॉलिशदार थे जिन पर सोने चांदी का काम किया गया था। सोने की लता पत्रावलियों तथा चांदी की चिड़िया बनी थी। राजप्रासाद एक बड़े बागीचे के बीच स्थित था जिसमें सरोवर था और उसमें रंग बिरंगी मछलियां पाली गई थी। मंडप के एक ओर काष्ठ मंच बना था जो काष्ठ शिल्प का अद्भुत उदाहरण है। इसको आप YouTube पर अगर देखना चाहें तो कुम्भहार का जो राजप्रासाद मिला उसको देखने की कोशिश करें मोबाइल पर, तब आपकी समझ में आएगा कि कैसे कैसे निर्माण कार्य हुए होंगे उस समय में, ठीक है। 399 ईस्वी में जब चीनी यात्री फाइयान भारत आया तब वह राजप्रासाद की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते, यह देवताओं द्वारा निर्मित किया गया है।
मेगस्थनी और एरियन इस राजप्रासाद को सूसा एवं इक्वेटना के ताजमहल से भी श्रेष्ठ बताते हैं। जहाँ के लोग थे वहां पर सूसा और इक्वेटना जगह का नाम है, वहां के राजमहल जो रहे होंगे उससे भी श्रेष्ठ बताते हैं इसको, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को। कौन? मेगस्थनीज और एरियन। मिला आपको? कुम्भलहार का राजमहल मिला? कैसा दिख रहा है? 300 ये फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको स्तंभों के बारे में। तो मौर्यकालीन स्तंभ वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। अशोक स्तंभ वास्तु तथा तक्षण दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है। ये सभी स्तंभ यानी 30 स्तंभ है, ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा बिना अवलंब के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। ये पाषाण शिल्प और तकनीक की अद्भुत कहानी कहते हैं। पर्सी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज, जॉन मार्शल आदि विद्वान इन स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल कहते हैं, परंतु इस मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि ईरानी स्तंभ और अशोक के स्तंभों में कुछ अंतर है, कुछ अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे अशोक के स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित हैं। क्या है? एक ही पत्थर से निर्मित हैं, जबकि ईरानी स्तंभों को अलग अलग पाषाण खंडों से जोड़कर बनाया गया है। दूसरा, ईरानी स्तंभ जो है वो नालीदार हैं, जबकि अशोक के स्तंभ कैसे? सपाट है। कैसे हैं? सपाट। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर पतले होते गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक समान है। चौथा, ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए हैं, जबकि अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में हैं। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां हैं। क्या है? स्तंभों के शीर्ष भाग को घंटा कहा गया है, परंतु भारतीय विद्वानों के अनुसार यह पूर्ण घट यानी अवांग मुख कमल है। क्या है? अवांग मुख कमल, उल्टे कमल टाइप के, मतलब कमल यानी उल्टे कमल है ना। अवांग मुख कमल है जो बाहर की ओर लहराती हुई कमल की पंखुड़ियों से ढका है। स्पूनर का कहना है कि स्तंभों की पॉलिश की कला ईरान से ग्रहण की गई है, परंतु वासुदेव शरण अग्रवाल इस मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि आपस्तंभ सूत्र और महाभारत में पॉलिश करने संबंधी विधियों का उल्लेख है। आपस्तंभ सूत्र और महाभारत में पॉलिश करने संबंधी विधियों का उल्लेख है। ऐसे में यह भारत में पहले से ही प्रचलित था। अशोक के स्तंभों के दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक जिन पर धर्मलिपियां उत्कीर्ण हैं और एक जो बिल्कुल सादे हैं। क्या? जो बिल्कुल सादे हैं। जैसे लेख युक्त कौन कौन से पढ़े हमने अशोक के स्तंभ? प्रयाग स्तंभ लेख पढ़ा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पढ़ा हमने, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पढ़ा। अब जैसे प्रयाग स्तंभ लेख है, इसको कौन लेके आया? प्रयागराज में कौन लाया? इलाहाबाद में कौन लाया? अकबर लेके आया। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ जो है वो दिल्ली में है। कहां पर है? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। ऐसे रुम्मनदेही स्तंभ लेख है, ये नेपाल में है। ऐसे निगलीवा स्तंभ है, सांची स्तंभ है, रामपुरवा स्तंभ है, सिंह शीर्ष, रामपुरवा जो स्तंभ है उसके ऊपर भी क्या है? सिंह शीर्ष वाला रामपुरवा स्तंभ। ऐसे लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है, लौरिया अरराज स्तंभ है, ऐसे सारनाथ स्तंभ है। तो जितने मैंने बताए सब लेख युक्त है। और जो बिना लेख के हैं यानी लेख विहीन जो स्तंभ है वो कौन कौन से हैं? एक कौशाम्बी स्तंभ है, ये शीर्ष विहीन है, इसके सिर पर, इसके ऊपर कुछ नहीं है। रामपुरवा स्तंभ जो है वो वृषभ है, इसके ऊपर शीर्ष। ये यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई बार पूछा है क्वेश्चन कि वृषभ किसके ऊपर है, तो रामपुरवा स्तंभ के ऊपर है। ऐसे ही आपका एक वैशाली यानी बसाड़ स्तंभ है, एक सांकिशा स्तंभ है। कौन सा? संकिशा स्तंभ है ना। तो अशोक जो है वो स्तंभ जो चुनार मिर्जापुर के बलुआ पत्थर के बने हैं। यहां से भी क्वेश्चन बना, उत्तराखंड वालों ने पूछा कि कहां से लाता था अशोक, जो खुद नहीं लाता था, मतलब अशोक के स्तंभों के लिए जो बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन मंगाया गया वो कहां से मंगाया जाता था? आंसर चुनार। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता शायद चुनार। हाँ जी, चुनार देखो कहां? उत्तर प्रदेश, हाँ मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक है, मिर्जापुर कहां हुआ? यूपी में ही है, कालीनों के लिए प्रसिद्ध है। लेख युक्त और लेख विहीन सभी स्तंभों पर चमकदार पॉलिश है। ये 30 से 50 फीट लंबे और एकाश्म यानी मोनोलिथिक है। अशोक का पहला स्तंभ कोलुहा वैशाली स्तंभ है। यहां से क्वेश्चन बनेगा फिर। अशोक का पहला स्तंभ कौन सा है? कोलुहा वैशाली स्तंभ है। जबकि सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने अपने शासन के अंतिम वर्ष में किया था। सारनाथ जो है आपका नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सारनाथ कहाँ है?
वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में। रुम्मनदेही स्तंभ सबसे छोटा 21 फीट का है। सबसे छोटा स्तंभ जो है वो कौन सा? रुम्मनदेही स्तंभ है, 21 फीट का है। अशोक के सभी स्तंभों में लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में है। कौन सा? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ सबसे सुरक्षित अवस्था में है। चीनी यात्री फाइयान ने कुम्हरार पटना के स्तंभ को जम्मू स्तंभ की संज्ञा प्रदान की थी। कुम्हरार यानी पटना में जो स्तंभ मिला है उसको जम्मू स्तंभ की संज्ञा प्रदान किया किसने? फाइयान। फाइयान जो था वो किसके समय आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। और वैनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। सीयू की किसकी किताब है? अरे भाई, वैनसांग की जो यात्रा विवरण है वो सीयू की है। क्या है? सीयू की। अब अशोक के स्तंभों के रचना विन्यास को अगर बांटे हम तो सबसे पहले लाट है। लाट बोलते हैं। लाट मतलब ये एकाश्मी और गोलाकार है जो नीचे से ऊपर की ओर पतला होता गया है, इसलिए बोलते हैं अशोक की लाट। इस पर कोई अलंकरण नहीं है, अशोक की लाट। दूसरा हो गया शीर्ष भाग। यह अलग पाषाण खंड से निर्मित है जिसे तांबे की कील द्वारा लाट से जोड़ा गया है। शीर्ष भाग के चौकी या फलक चौकोर या गोल हैं। इसके चारों ओर धर्मचक्र और पक्षियों और पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। फलक के ऊपर पशु मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये जो चित्र दिखा रहा हूं मैं, इस पर देखिएगा। पशु आकृति सबसे ऊपर होती है, उसके नीचे फिर चौकी या फलक होता है, उसके नीचे गोलाकार अलंकरण होता है, उसके बाद नीचे आने पर अवांग मुख कमल होता है, फिर एक पतली मेखला होती है और फिर लाट होता है। लाट मतलब खंबा। लाट मतलब खंबा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके? नहीं आया समझ में? अशोक की लाट समझ में आ गया? ठीक है। पहले क्या होता था, अब तो नहीं होते वो, लेकिन पहले के टाइम पर जितने भी जो अंडरग्राउंड गटर्स होते थे उसके बगल में खंबे लगे होते थे। जब मैं छोटा था मैं सोचता था ये अशोक की लाट है। क्या है? बाद में पता चला ये क्या है, ये गैस पाइप्स हैं जो कि गटर की गैस को क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। बड़े बड़े खंबे होते थे, अब नहीं दिखते वो। आज से मैं लगभग 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 35 इयर्स, है ना। तो ये समझ में आ गया। अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाती है? यूपीएससी बोलेगी ऊपर से नीचे क्रम बताइए भाई। अशोक का जो स्तंभ होता है तो सबसे पहले पशु आकृति होती है, कभी कभी होती है कभी नहीं होती पशु आकृति, है ना। जैसे आपका रामपुरवा स्तंभ है, उसमें वृषभ है शीर्ष पर, क्या बना हुआ है? बड़ा सुंदर बैल बना हुआ है, सांड बना हुआ है। ठीक है। कौशाम्बी स्तंभ जो शीर्ष विहीन है। तो लेकिन आपने बोलना सबसे ऊपर पशु आकृति है, उसके बाद चौकी आती है, चौकी या फलक बोलते हैं उसको। उसके बाद एक गोलाकार अलंकरण आता है, उसके बाद अवांग मुख कमल, यानी नीचे की उल्टा कमल समझ लीजिए एक तरह से। अवांग मुख कमल, फिर पतली मेखला आती है और फिर लाट आती है। लाट सबसे लंबी होती है ना, पत्थर की, एक ही पत्थर से बनी होती है। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं स्तूप पे। किस पे? स्तूप। स्तूप समाधि अवशेषों अथवा चिता की स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया अर्धचंद्राकार टीला होता है। कैसा? अर्धचंद्राकार टीला होता है। अब ये ध्यान रखना, जो अर्धचंद्राकार टीला है ना जो बना रखा, उसको अंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड। उसके ऊपर होती है हर्मिका। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, और अच्छा उसके ऊपर होता है यष्टि या छत्र। क्या होता है? मैं ये जो चित्र दिखा रहा हूं इसमें देखिए, सबसे ऊपर यष्टि या छत्र होता है, फिर हर्मिका होती है और उसके नीचे अंड होता है, फिर चबूतरा होता है नीचे। क्या होता है? वेदिका, चबूतरा। इतना समझ में आ गया। इसमें जो सबसे पवित्र भाग होता है वो हर्मिका होता है। क्या होता है? बुद्ध के दंत अवशेष, बुद्ध के केश, बुद्ध का कोई, बुद्ध, महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई भी चीज जो रखी हुई होती है वो कहाँ रखी होती है? हर्मिका में। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो अर्धचंद्राकार टीला होता है। ये आईएएस में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है ये, मौर्यकालीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। इसी स्तूप, अच्छा जो मैंने कहा समाधि अवशेषों अथवा चिता की स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया होता है स्तूप, अर्धचंद्राकार टीला होता है। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा गया है। क्या बोलते हैं? चैत्य। चैत्य भी कहा गया है। स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है, जहां अग्नि की उठी हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। ऋग्वेद में जो स्तूप शब्द है उसका मतलब होता है अग्नि की उठती हुई ज्वालाएं। कालांतर में स्तूप का प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाने लगा
और यह बौद्ध प्रार्थना स्थल बन गए। तो ये ध्यान रखना कि जो पूजा स्थल होते हैं बौद्धों के, उनको चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य। शारीरिक स्तूप, अब ये स्तूप भी क्या होता है? 4 प्रकार के होते हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। शारीरिक स्तूप क्या होता है? इसमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के शरीर के अंग रखे गए, जैसे दंत अवशेष हो गए या नाखून, कुछ कोई चीज ऐसी कुछ ना कुछ रखा हुआ है। दूसरे हो गए पारिभौगिक, इसमें बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं रखी गई है। क्या रखी गई है? बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, जैसे बुद्ध का भिक्षा पात्र हो गया या बुद्ध से संबंधित जो भी चीज है। अगला हो गया उद्देशिका स्तूप, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 स्थानों पर निर्मित किए गए। उद्देशिका स्तूप क्या है? बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 स्थानों पर निर्मित किए गए हैं। ऐसे संकल्पित स्तूप होते हैं, इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित कराया जाता है। ये छोटे आकार के होते हैं, इन्हें प्रतीकात्मक स्तूप भी कहा जाता है। संकल्पित स्तूपों को प्रतीकात्मक स्तूप भी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो बौद्ध स्तूप के 4 प्रकार कौन कौन से हुए? एक हो गया शारीरिक स्तूप, एक हो गया पारिभौगिक स्तूप, एक हो गया उद्देशिका स्तूप, एक हो गया संकल्पित स्तूप या प्रतीकात्मक स्तूप। ठीक। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर धातु को 8 स्तूप विभिन्न राजाओं ने बनवाए थे। यह भी बताया जाता है कि जब महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि कर दी गई, उसके बाद उनकी भस्मावशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? फाइयान के अनुसार अशोक ने 8 स्तूपों को खुदवाकर उनके अवशेष के ऊपर 84,000 स्तूप बनवाए। तो जो अनुश्रुतियां हैं, किंवदंतियां हैं, वो बताती हैं कि लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया किसने? अशोक ने। कितने? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। वर्तमान में इनमें से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से? सारनाथ का स्तूप, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बोध गया का स्तूप, यानी गया बिहार में पड़ता है। कहाँ? फाल्गु नदी के तट पर है गया। कहाँ है? अगला सांची का स्तूप, या रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची सारनाथ में बड़ा कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। तक्षशिला का धर्मराजी का स्तूप, ये पाकिस्तान में है। धर्मराजी का स्तूप कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंध का मीरपुर स्तूप जो है वो पाकिस्तान में है। सिंध का मीरपुर का स्तूप, इसको भी तोड़ देंगे ये लोग, देखना पाकिस्तानी। इन्होंने मंदिर तोड़ दिया, सब तोड़ दिया इन्होंने। पिपरहवा का स्तूप सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिपरहवा कहाँ? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। इतना समझ में आ गया? अशोककालीन स्तूप ईंट तथा मिट्टी से निर्मित हैं। स्तूप की बाहरी सतह पर मिट्टी का प्लास्टर किया गया है। स्तूप के चारों ओर बनी वेदिका लकड़ी से बनाई गई है। रेलिंग होती है, रेलिंग, तो वो किससे बनाई गई? लकड़ी से बनाई गई है। अशोककालीन कुछ पाषाण वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। बोध गया से प्राप्त एक पाषाण वेदिका को बोधिमंड कहा गया है। सारनाथ से एक ही पाषाण को काटकर बनी चौकोर वेदिका प्राप्त हुई है। इन वेदिकाओं पर कमल, अश्व, हाथी आदि की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। कमल, अश्व और हाथी। इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं आपको, चलो पहले मैं विहार बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं। विहार क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। मौर्य सम्राटों ने अनेक विहारों का निर्माण करवाया था। बुद्ध घोषकृत सुमंगल विलासिनी के अनुसार अशोक ने 84,000 विहार बनवाए थे। फाइयान ने 84,000 स्तूप बनवाने का उल्लेख किया है। राजतरंगिणी के अनुसार, कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में 500 विहार और अनेक स्तूप बनवाए। 500 विहार और अनेक स्तूप बनवाए। नेपाल में अशोक और उसकी पुत्री चारुमती ने एक एक विहार बनवाया था। वेनसांग यानी युआनचांग या वेनसांग, पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा निर्मित अशोकाराम विहार और कुकुटाराम विहार, कौन कौन से? अशोकाराम विहार और कुकुटाराम विहार का उल्लेख करता है। अशोकाराम विहार इतना बड़ा था कि इसमें 1000 भिक्षु रह सकते थे। कितने? 1000 भिक्षु रह सकते थे। फिर अगला आता है गुहा विहार। गुहा विहार क्या होता है? ये पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं
अशोक ने बिहार के गया जिले की बराबर पहाड़ी, गया डिस्ट्रिक्ट बराबर पहाड़ियों में तीन गुफाएं निर्मित करवाई थी। ऐसे ही अशोक के पौत्र दशरथ ने भी 3 गुफाएं नागार्जुनी पहाड़ी पर और 1 गुफा बराबर की पहाड़ी पर बनवाई थी। ठीक है, तो अशोक द्वारा जो निर्मित गुफाएं हैं वो कौन सी हैं? सुदामा गुफा है, सुदामा गुफा, इसमें 2 कक्ष हैं, छत ढोलाकार है। अशोक ने इसे अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनवाया था। दूसरी जो अशोक ने बनवाई वो कर्ण चौपड़ गुहा है, इसमें 1 ही कक्ष है। और तीसरी जो बनवाई उसने विश्व झोपड़ी, इसमें 2 कक्ष है। कितने? 2 कक्ष। अब जो दशरथ द्वारा जो निर्मित गुहाएं हैं वो कौन कौन सी है? एक है गोपी गुहा, एक है वापी गुहा, एक है पदथिक गुहा। ये तीनों नागार्जुन पहाड़ी पर बना रखी है इसने। कौन कौन सी? गोपी, वापी और पदथिक। एक चौथी जो बनाई दशरथ ने वो बराबर की पहाड़ी पे बनाई, लोमश ऋषि गुफा। लोमश ऋषि वही है जिनके साथ पांडव स्वर्गारोहिणी गए थे उत्तराखंड में। तो लोमश ऋषि गुफा जो बराबर पहाड़ी पर निर्मित करवाई। मौर्यकालीन सभी गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा है ये लोमश ऋषि की गुफा। कालांतर में इसके अलंकरण से चैत्य ग्रहों के अलंकरण को प्रेरणा मिली। क्या मिली? प्रेरणा मिली। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मूर्तिकला। मौर्यकालीन मूर्तिकला का सबसे सुंदर उदाहरण अशोक निर्मित स्तंभों के शीर्ष भाग पर स्थापित और उत्कीर्ण विभिन्न पशु मूर्तियां हैं। इनके अतिरिक्त अन्य उत्कृष्ट मूर्तियों में उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की मूर्ति तथा हाथी को चट्टान से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार कालसी देहरादून की पहाड़ी पर भी एक हाथी की मूर्ति निर्मित है। इस हाथी के पैरों के नीचे क्या लिखा हुआ? गज तमे। क्या लिखा हुआ है? गज तमे खुदा है। बार बार बताता रहता हूं मैं, हाथी की मूर्ति के नीचे गज तमे, गज मतलब हाथी। ऐसे लोक कला की अगर हम बात करें, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, वरना इसके पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है आपको, है ना। लोक कला, मौर्य काल में स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया, जिसे लोक कला की संज्ञा प्रदान की गई है। इस काल में पत्थर और मिट्टी की निर्मित लोक रुचि और अनेक मूर्तियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। पाषाण से बनी यक्ष यक्षिणी की विशालकाय मूर्तियां विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ये आईएएस का क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में जो सबसे ज्यादा मिली है वो कौन सी है? यक्ष यक्षिणी की विशालकाय मूर्तियां मिली हैं। इनके शरीर और वस्त्र और आभूषण भी दिखाए गए हैं। इनके शरीर पर वस्त्र और आभूषण भी दिखाए गए हैं। ये प्रतिमाएं लोक धर्म का आधार थी। इन्हें देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। कुछ प्रमुख मूर्तियां जो हैं, एक तो पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है। किसकी? चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है पटना के दीदारगंज से। एक मथुरा के समीप परखम से प्राप्त हुई है मूर्ति, जिसे मणिभद्र की मूर्ति से अभिहित किया गया है। क्या बोलते हैं उसको? मणिभद्र की मूर्ति। ये कहां से मिली है? मथुरा के समीप परखम से। एक वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुई है त्रिमुख यक्ष मूर्ति। कौन सी? त्रिमुख यक्ष मूर्ति कहां से मिली है? राजघाट वाराणसी। एक मिली है शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, यक्ष की मूर्ति मिली है। कहां से? शिशुपालगढ़ उड़ीसा से यक्ष की मूर्ति मिली है। एक मेहरौली से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। मेहरौली, मेहरौली है ना दिल्ली, जहां पे कुतुब मीनार है। मेहरौली से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। विद्वानों का विचार है कि इन्हीं यक्ष यक्षिणी प्रतिमाओं के आधार पर कालांतर में बुद्ध, बोधिसत्व तथा जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया। इन्हें सर्वत्र देवी देवताओं के समान पूजा जाता था। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सारनाथ से 2 पुरुषों के शीर्ष भाग और विदिशा से 1 पक्षी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आपके, है ना? ठीक है, तो मैं कुछ थोड़ा और पॉइंट बता दूं आपको। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर जो स्थापित पशु मूर्तियां हैं, जो रुम्मनदेही स्तंभ का शीर्ष है उस पर घोड़ा स्थापित किया गया है। रुम्मनदेही स्तंभ जो है उसके ऊपर क्या बनाया गया है? घोड़ा। रुम्मनदेही अभिलेख पढ़ा है ना? हिद्द बुद्धे जाते हिद्द भगवा जाते थी। दूसरा सांकिसा स्तंभ जो है, वहां पर उसके शीर्ष पर हाथी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इनको यूट्यूब पर देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बिफोर क्राइस्ट में हमारी मूर्ति कला कितनी उन्नत थी। जब संसार में कहीं कोई कुछ नहीं जान रहा था, उस समय हम मूर्तियां बना रहे थे, है ना। तो संकिसा में क्या है? स्तंभ के शीर्ष पर हाथी स्थापित है।
बसाड़ और लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर क्या है? सिंह है। क्या है? बसाड़ और लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर क्या है? सिंह है। लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ की चौकी पर दाना चुगते हुए हंसों को उत्कीर्ण दिखाया गया है। दाना चुगते हुए हंसों को उत्कीर्ण किया गया है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर पीठ सटाए 4 सिंह और सिंहों के नीचे की फलक पर 4 दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं, जो लघु धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं। धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी? 24 तीलियां हैं। इसी फलक पर, अभी आईएएस का क्वेश्चन है, 4 जानवर कौन से हैं? तो हाथी है, अश्व है, बैल है और सिंह है। इसकी आकृतियां उत्कीर्ण है। सारनाथ स्तंभ के चारों सिंहों के शीर्ष पर एक चक्र बना हुआ है, जिसमें 32 तीलियां बनी हुई हैं। सिंहों के शीर्ष पर एक चक्र बना हुआ है, उसमें 32 तीलियां बनी हुई हैं, जो महाधर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं। महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में इन्हें चतुष्पद पंक्ति की संज्ञा दी गई है। जैसे गज जो है वो बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? हाथी। दूसरा बैल, बुद्ध की राशि जो थी वो वृष राशि थी, उसका प्रतीक है बैल। अश्व जो है वो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, और सिंह जो है वो बुद्ध के शाक्य क्षत्रिय होने का प्रतीक है। बुद्ध के, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक गज, बुद्ध की राशि वृष राशि थी, उनकी क्या थी? तो इसलिए बैल, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, और बुद्ध के शाक्य क्षत्रिय होने का प्रतीक क्या? सिंह। समझ में आ गया? स्तंभ शीर्ष में सारनाथ के स्तंभ को सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। चतुर्सिंह शीर्ष सारनाथ एवं सांची 2 स्थानों पर बनाए गए थे। कहां पर बनाए गए थे? सारनाथ में और सांची में। ये 4 सिंह जो हैं 4 दिशाओं में मुंह किए हुए हैं। ये समझ में आ रहा है आपके? अपना नोट निकालिए 500 का, उसमें देखिए ये जो चिन्ह है, इसके नीचे देखना है 4, 2 ही जानवर दिखेंगे आपको, पर हैं 4, क्योंकि 3 डायमेंशन में जब आप देखेंगे तो गज भी दिखेगा, अश्व भी दिखेगा, बैल भी दिखेगा, सिंह भी दिखेगा, और उनके बीच बीच में चक्र हैं। तो उसमें कितनी? 24 तीलियां हैं। लेकिन जो शेर के माथे पर जो चक्र है वो कितनी? 32 तीलियां। उसमें कितनी? 32 तीलियां हैं। और ये हमारा क्या है? राष्ट्र प्रतीक भी है। क्या है? राष्ट्र प्रतीक भी है। उम्मीद इतना समझ में आया होगा आपके, कि नहीं आया? ऐसे पढ़ा जाता है। कुछ क्वेश्चन में बता देता हूं कैसे पूछते हैं। स्पूनर को पाटलिपुत्र नगर के उत्खनन के दौरान कहां से राजप्रासाद का साक्ष्य मिला? तो कुम्भरहार से मिला। कहां से मिला? स्पूनर महोदय ने खोजा कुम्भरहार से। ये पटना के आसपास ही पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि चंद्रगुप्त के राजप्रासाद के संदर्भ में किसने कहा कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते, यह देवताओं द्वारा निर्मित है? इसको फाहियान बताता है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आएगा। अभी नहीं पहुंचे हम वहां पर, एनाडोमिनी में पढ़ेंगे हम। फाहियान जब आएगा तो फाहियान कहता है कि इसे मनुष्य नहीं बना सकते, देवताओं द्वारा निर्मित है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद को। अगला, अशोक के अभिलेखों की भाषा शैली पर किस शासक के लेख का प्रभाव माना जाता है? तो डेरियस का। ईरानी शासक डेरियस या दारा का प्रभाव माना जाता है। अशोक के स्तंभों के शीर्ष भाग को कैसे जोड़ा गया था? तो तांबे के कील द्वारा। भाई खंबा तो एक ही था पत्थर का, बहुत लंबा खंबा, ऊंचा खंबा, उसके ऊपर जो एक आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं, ये तांबे के कीलों से उत्कीर्ण की गई, मतलब जोड़ा गया है। तो पत्थर वो, जैसे अगर बैल बना हुआ तो उस बैल को किससे जोड़ा? तांबे की कील से। समझ में आया? स्तूप का सर्वाधिक पवित्र भाग कौन सा होता है? हर्मिका होता है। अशोकाराम नामक विहार कहां स्थित है? पाटलिपुत्र में है। मणिभद्र नामक यक्ष मूर्ति कहां से मिली है? मथुरा से। मणिभद्र नामक यक्ष मूर्ति कहां से मिली है? मथुरा से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज का? लकड़ी का। किसका बना था? चाइना के राजमहल देखना, आज भी जो पुराने महल हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, है ना। एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से, लकड़ी का कैसे जी? तो मैंने कहा चीन जाओ, पुराने महल देखो उनके, हाँ पूरे लकड़ी के बने होते हैं। और चीन क्या जाना, उत्तरकाशी जाओ, मकान लकड़ी के हैं, 3-3 मंजिल। कितने? 3-3 मंजिल। हिमाचल में जाओ ऊपर, वहां लकड़ी के मिलेंगे। नीचे वो रहता उनका क्या, हाँ बिल्कुल होते होंगे, लेकिन यहाँ उत्तरकाशी में नीचे
जाड़ों के समय में जो ठंडे इलाके हैं उनको काट कर, इनको जो ये पशु होते हैं जैसे बकरा है उसको काट कर उसका सुक्सा बनाकर टांग देते हैं। आप अगर जाएंगे तो आपकी मेहमानदारी में उसको क्या करेंगे, वो वही खिलाएंगे आपको, है ना। क्योंकि देखो ठंडे इलाके जो होंगे वहां मांस खाया जाता है। क्या खाया जाता है? नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, फैट नहीं रहेगा, और फैट जिसके नहीं रहता है तो उसको ठंड ज्यादा लगती है, ठंड से मरता है वो। भोटिया कुत्ता बर्फ में रहता है, मरता नहीं है, लेकिन बिल्ली को रखना बर्फ में, है ना, 2 घंटे में काम हो जाएगा किसका, बिल्ली का, क्योंकि बिल्ली में फैट नहीं होता है। अब जिसमें फैट नहीं होता उसमें फुर्ती होती है, समस्या ये है। जिसमें फैट होता है वो थोड़ा कैसा रहता है, सुस्त रहता है, स्लो रहता है। लेकिन ताकत जो है वो किसमें है, फैट में है। बिल्ली नहीं लड़ सकती बाघ से, कौन लड़ेगा, भोटिया लड़ता है, भोटिया कुत्ता, है ना। उसके गले में क्या बांधा जाता है, टिन का एक वो लगाया जाता है, ताकि क्योंकि बाघ सबसे पहले हमला कहाँ करता है, गर्दन पे। ऊपर जाना कभी देखना, कुत्तों के गले में क्या रहेंगे, पट्टे रहते हैं टिन के बने हुए। तो बाघ अगर दांत मारेगा तो उसके दांत क्या हो जाएंगे, उसमें गड़ेंगे नहीं, मतलब गर्दन पे। तो मणिभद्र नामक यक्ष मूर्ति कहां से मिली है, मथुरा से, ये बता दिया मैंने। अशोक के स्तंभों की एक सामान्य विशेषता जो सभी स्तंभों में देखने को मिलती है, क्या है, उनका पॉलिशदार होना। क्या होना, पॉलिशदार होना। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला, जहां के आचार्य कौन थे, विद्यार्थी भी थे और बाद में प्राचार्य बने, कहां के, तक्षशिला के। कौन, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे, भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किसने की, ये तो उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे, आंसर भद्रबाहु। बुद्ध के जीवन के संबद्ध स्थलों में कौन सा स्तूप बनवाया जाता था, उद्देशिका स्तूप। 8 जगह जो हैं वो बुद्ध के जीवन से संबद्ध है ना। तो वो 8 जगहों पर जो स्तूप बनाए उन्हें बोलते हैं उद्देशिका स्तूप। क्या बोलते हैं, आजीवक किस मत को मानते थे, ये भी उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा। हल्के में मत लेना उत्तराखंड पीसीएस को। तो आंसर नियतिवादी। कैसे थे वो, भाग्य से ही होगा। अगर आपके भाग्य में होगा तो आप लेक्चरर बनेंगे, भाग्य में होगा तो एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, और भाग्य में नहीं होगा तो सृष्टि षड्यंत्र करेगी। क्या होगी, आपके निकलने के लिए भी सृष्टि षड्यंत्र करेगी, आपके ना निकलने के लिए भी सृष्टि में षड्यंत्र होंगे। क्या होंगे, ये भी ध्यान रखना। यक्ष और यक्षिणी, भाई यक्ष गंधर्व ये इन बताया गया है कि होते हैं, देवतुल्य ही होते हैं। और ये बड़ी बहुत मोटी मोटी मूर्तियां बनाई गई हैं, बड़ी विशाल मूर्तियां, मतलब देख के बच्चे तो डर ही जाएं, इस प्रकार की बनाई गई। आप देख सकते हैं, अगर आपने चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का चाणक्य देखा है तो उसमें उन्होंने उसी प्रकार से क्या करवाया, कोशिश की बनाने की, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। बड़े मोटे मोटे से होंगे, देखना। ये अरे भाई, जैसे अभी हमारे उत्तराखंड में एक राजी जनजाति है, नहीं ये नहीं, इससे भी खतरनाक राजी जनजाति है, वो सामने नहीं आते हैं। ये ऐसे ही यक्ष यक्षिणियां होती थी और देवतुल्य माने जाते हैं। युधिष्ठिर जब जा रहे थे तो आपको पता है, पांडव जब पानी ढूंढ रहे थे तो यक्ष ने प्रश्न पूछे, तो इनके पास देवीय शक्तियां होती थी कि, है ना, मतलब सामान्य पुरुषों की बात ही नहीं होते थे। यक्ष यक्षिणी, इतना समझ में आ गया, ठीक है। कुछ और चीजें बता देता हूं मैं, जैसे मौर्य काल के बारे में बता रहा हूं मैं कुछ। जैसे क्वेश्चन बताता है वो कि मेगस्थनीज द्वारा विभक्त भारतीय समाज का दूसरा वर्ग कौन सा था, तो कृषक था। कौटिल्य ने राजस्व के किन स्रोतों को आय शरीर की उपमा दी है, आय शरीर। कौटिल्य ने राजस्व के किन स्रोतों को आय शरीर की उपमा दी है, तो उसने कहा दुर्ग, राष्ट्र, खान, सेतु, वन, ब्रज और वणिक पथ, इनको क्या कहा है उसने, आय शरीर का है। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में वर्ष में कितनी बार वर्षा होती थी, कहता है 2 बार होती थी। मेगस्थनीज कहता है 2 बार वर्षा होती थी। कौटिल्य एक वर्ष में कितनी फसल उगाए जाने का उल्लेख करते हैं, 3 फसल उगाए जाने का उल्लेख करते हैं। मौर्यकालीन मानक सिक्का और सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था, आंसर पण था। पण क्या था,
अभी आपने एक चीज और ढूंढने के लिए कहा था मैंने, पूर्व साहस दंड में कितना पण देना होता था, मध्यम साहस दंड में कितना पण देना होता था और उत्तम साहस दंड में कितना पण देना होता था। ये मैं नहीं बताया था आपको, मैंने कहा था इसको ढूंढ के आपने रखना है। पूर्व साहस दंड, मध्यम साहस दंड और उत्तम साहस दंड, कितने कितने पण पड़ता था फाइन। कौन कहता है कि भारतीय ऊंची एड़ी वाले श्वेत रंग के जूते पहनते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं? आंसर नियार्कस कहता है। नियार्कस ये भी कहता है कि भारतीय लोग कपड़े पर लेखन कार्य करते हैं, और नियार्कस ही कहता है कि सुंदर जूते पहनते हैं। किस रंग के? सफेद रंग के। और अगर कोई सफेद रंग का जूता पहन रहा है इसका मतलब साफ सुथरा है, क्योंकि व्हाइट शूज है, इसका मतलब ढंग से चल रहा है वो। कौटिल्य ने किन शिल्पियों का उल्लेख नहीं किया है? कुंभकारों का। कुंभकारों का उल्लेख नहीं किया कौटिल्य ने। उत्तरापथ नामक मार्ग के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर कौन से नगर थे? तो उत्तरापथ के पूर्वी छोर पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी छोर पर पुष्कलावती था। पुष्कलावती आज पाकिस्तान में पड़ता है। इसका जो आधुनिक नाम है चारसड्डा है। ये यूपीएससी ने पूछा, पुष्कलावती का आधुनिक नाम चारसद या चारसड्डा? पुष्कलावती का आधुनिक नाम चारसद या चारसड्डा। और ताम्रलिप्ति हो गया बंगाल में, पुष्कलावती हो गया कहां? पुष्कलावती कहां? पाकिस्तान में। किसने शहद, घी, पशुओं के गोबर आदि से बनी खाद यानी उर्वरक का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने शहद, घी और पशुओं के गोबर से बने खाद उर्वरक का उल्लेख किया है। कौन सड़क मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग को अधिक सुरक्षित मानता है? आंसर कौटिल्य। क्या? कौटिल्य कहते हैं कि जल मार्ग ज्यादा सुरक्षित है बजाय कि किसके? सड़क मार्ग के। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? रूपजीवा। क्या कहते थे? रूपजीवा। मौर्य शासन प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीयकरण या एकात्मकता? केंद्रीयकरण या एकात्मकता। अगला, मौर्यकालीन अमात्यों की तुलना वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली में किनसे की जा सकती है? तो आईएएस संवर्ग के जो अधिकारी हैं वो उनसे की जा सकती है अमात्यों की तुलना, जो मौर्य काल में अमात्य होते थे। कौटिल्य ने राज्य संबंधी अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य रूपी शरीर के आंखों की संज्ञा किसको दी है? आंसर अमात्य को। उसने कहा कि राज्य के आंखें जो होती हैं वो कौन होते हैं? अमात्य या मंत्री होते हैं। आज भी वही होते हैं, आईएएस ही होते हैं राज्य की आंखें, है ना। मौर्य काल में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट कौन तैयार करता था? समाहर्ता। समाहर्ता, टैक्स कलेक्टर जो था, समाहर्ता। मौर्य प्रशासन में राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर प्रशास्ता। कौन था? प्रशास्ता उत्तरदायी था। मौर्य न्याय व्यवस्था में ब्राह्मण विद्रोहियों को किस प्रकार मृत्युदंड दिया जाता था? आंसर जल में डुबोकर। जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था। ये तो उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है या उत्तर प्रदेश पीसीएस का है? जल में डुबोकर ब्राह्मण विद्रोहियों को मारा जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के विवादों का न्याय निर्णय किस प्रकार के न्यायालय में किया जाता था? आंसर धर्मस्थीय। धर्मस्थीय मतलब दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट। मौर्य काल में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा उपधा परीक्षण किया जाता था? उपधा परीक्षण मतलब टेस्ट होते थे उस जमाने में, लेकिन ऐसे नहीं होते थे जो आप ये पढ़ के कर रहे हो। उपधा परीक्षण इसको बोलते थे धर्मोपधा शुद्ध। धर्मोपधा शुद्ध, तब जाके न्यायाधीश बनते थे। अभी तो बड़ा टफ है, पहले लॉ करना पड़ता है, फिर पीसीएस जे लिखेंगे आप, है जुडिशरी का पेपर देंगे, फिर उसमें भी क्या होगा आपका एक कंप्यूटर का पेपर भी होगा 100 नंबर का, उसमें भी पास होना जरूरी है, तब जाके जज बनेंगे। एक दूसरा तरीका है कि आप एडवोकेट हैं, राज्यपाल की राय में पारंगत विधिवेता हैं, या फिर आप राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हैं, तो बन सकते हैं आप। मौर्य कर प्रणाली में सिंचाई कर की संज्ञा क्या थी? तो उदयक भाग। क्या बोलते थे सिंचाई कर को? उदयक भाग। मौर्य काल कर प्रणाली में बेगार को क्या कहा जाता था? विष्टि। वैदिक काल में भी विष्टि कहते थे, मौर्य काल में भी बेगार को क्या बोलते थे? विष्टि। बेगार को फोर्स्ड लेबर बोलते हैं वर्तमान में हम, क्या बोलते हैं? फोर्स्ड लेबर। और इसके लिए आर्टिकल 23 में इसको प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में कॉन्स्टिट्यूशन के चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। अगला, सिक्कों की शुद्धता का परीक्षण करने वाले अधिकारी की संज्ञा क्या थी? रूपदर्शक। सिक्कों की शुद्धता का परीक्षण कौन सा अधिकारी करता था? आंसर रूपदर्शक नामक अधिकारी करता था।
किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की है? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने कहा भारत में दास प्रथा नहीं है। मेगस्थनीज ने जिले के अधिकारियों को कौन सी संज्ञा प्रदान की थी? आंसर एग्रोनोमोई। क्या बोलता है वो जिले अधिकारी को? एग्रोनोमोई बोलता है। कौन कहता है कि भारतीय व्यापारी यूनान के बाजारों से मुक्ता बेचने जाते थे? यूनान के बाजारों में मुक्ता बेचने जाते थे भारतीय व्यापारी, कौन कहता है? आंसर एरियन कहता है। कौन बोलता है? एरियन। मौर्य काल में कहां से घोड़े आयात होते थे? पश्चिमी एशिया से, वेस्ट एशिया से। मौर्य काल में पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भृगुकच्छ, भड़ौच, जिसको यूनानियों ने बेरीगाजा कहा है। भृगुकच्छ, भड़ौच या बेरीगाजा। किसने विदेशी सार्थवाहों यानी व्यापारियों के काफिलों के प्रधान का उल्लेख किया है? आंसर कौटिल्य ने। व्यापारियों के काफिले का प्रधान क्या कहलाता था? सार्थवाह कहलाता था। इसका उल्लेख किसने किया? कौटिल्य ने किया। अगला, आचार्यों और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को जो करमुक्त भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे? आंसर ब्रह्मदेह कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मदेह। अगला, सिकंदर को अपने ज्ञान से प्रभावित करने वाला सन्यासी जिसका उल्लेख मेगस्थनीज करता है वो कौन था? आंसर मंडनिश नामक सन्यासी। मंडनिश नामक सन्यासी। श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो श्रेणी के अध्यक्ष के लिए। यही श्रेष्ठिन आज सेठी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेठी। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीयों के अधिक बच्चे होने और एक से अधिक पत्नियां रखने का प्रमुख कारण क्या था? आंसर दास प्रथा का ना होना या दासों का ना होना। दासों का ना होना। मेगस्थनीज के अनुसार लोग अपनी संपत्ति की रखवाली नहीं करते और वे कोई लिखित समझौता नहीं करते थे क्योंकि दंड विधान कठोर थे। क्या थे? दंड विधान कठोर थे। यूनानी लेखक ओवरसियर्स की संज्ञा किसे देते हैं? आंसर गुप्तचरों को। ओवरसियर्स किन्हें कहा गया है? गुप्तचरों को कहा गया है। इतना समझ में आ गया?